दृश्य आता है। यहीं पर हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम है ईव मकारो। ईव के चेहरे पर खून लगा है और उसके हाथ में एक बैलेरिना खिलौना है। वो उसे ही देख रही है। तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक और हमारे सामने आता है एक दिन पहले का दृश्य। हम एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर ईव अपने पिता के साथ है। उसके पिता का नाम है जेवियर। जेवियर जब ईव की तरफ देखता है तो कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह नजर आती हो। तभी वो अपनी माँ को याद करके भावुक हो जाती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ईव की माँ और उसकी बहन दोनों की मृत्यु हो गई है। रात में जेवियर ईव को वही बैलेरिना खिलौना देता है और चला जाता है अपने कमरे में। यहाँ पर जब वो अपने कपड़े उतारता है तब हम उसके पीछे एक टैटू देखते हैं। ये टैटू बताता है रस्का रोमा के बारे में। ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पर कातिलों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहीं से जॉन विक को भी ट्रेनिंग मिली थी। जेवियर के चेहरे को देख करके हमें पता लगता है कि वो किसी संगठन से भाग रहा है और वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। उनसे ही बचने के लिए वो इस आइलैंड पर आकर के छुपा है अपनी बेटी के साथ, मगर उन्हें इनका पता लग गया। सारे के सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं गार्ड्स को। जैसे ही जेवियर को इसकी भनक लगती है वो भी टूट के पड़ता है इन सारे लोगों पे, मगर उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि जेवियर उनके सामने टिक नहीं पाता। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तब आता है इस संगठन का मुखिया जिसका नाम है चांसलर। ईबीसी कमरे में छुप करके सारी चीजों को देख रही है। चांसलर आता है और कहता है कि तुमने हमारी संगठन की लड़की से शादी की थी, लेकिन फिर तुमने हमसे गद्दारी की। हमने तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी को मार दिया है। अब सिर्फ तुम जिंदा बचे हो और तुम्हारी छोटी बेटी ही। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। अगर तुम अपने आप को गोली मार लेते हो तो हम तुम्हारी बेटी ईव को छोड़ देंगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी मार देंगे। इतना कहने के बाद वो बंदूक में एक गोली लगा करके दे देता है जेवियर को। जेवियर बंदूक को अपने माथे पे रखता है, मगर वो ट्रिगर दबाता है उससे पहले ईव चली आती है सामने। इस चीज को देखते ही जेवियर लड़ने लगता है फिर से। वो एक एक करके सारे लोगों को मार रहा है। चांसलर यहाँ से निकल जाता है। ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। एक आदमी चला आता है जेवियर के ऊपर, लेकिन वो उसे मारता उससे पहले ईव गोली चला करके उसे मार देती है। तब जेवियर उसे लेकर के भागने लगता है, मगर भागते समय वो बॉम्ब लगा देता है ताकि पूरा का पूरा घर खत्म हो जाए। पर हर तरफ चांसलर के लोग फैले हुए हैं। जैसे जैसे वो आगे आता है वो लोग उसे शूट करते रहते हैं, मगर एक वक्त के बाद अब चला आता है जेवियर ईव को लेकर के बाहर। उसी वक्त बम ब्लास्ट होता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है। चांसलर बाहर से इस चीज को देखता है और उसे लगता है कि वो दोनों के दोनों मारे गए। दूसरी तरफ हम जेवियर को देखते हैं जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। आखिरी समय में वो अपनी बेटी से माफी मांगता है और दम तोड़ देता है और ईव को देख करके कहता है कि तुम्हारे पिता मेरे दोस्त थे और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह पे लेकर के चलूं जहाँ पर तुम्हारे पिता को तालीम मिली थी। उस जगह का नाम है रस्का रोमा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ईव मान जाती है। तब वो उसे सीधा लेकर के आता है रस्का रोमा में। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है यहाँ के टीचर नेगी से। वो नेगी को कहता है कि इस लड़की को लेकर के जाओ डायरेक्टर के पास। तब हम डायरेक्टर को देखते हैं। ईव को देखते ही वो कहती है कि तुम्हारे पिता को यहीं पर तालीम मिली थी, ये उनका घर था और अब से ये तुम्हारा घर। क्या तुम यहाँ पे रहना चाहोगी? ईव मान जाती है। फिर वो आती है बाहर। विंस्टन उससे कहता है कि मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगा। इतना कहने के बाद वो उसे एक मेडालियन देता है और चला जाता है। तब नोगी बात करती है ईव से, बताती है कि हम यहाँ पर दो तरीके की तालीम देते हैं। पहली तालीम है लड़ाई कि तुम अपने आप को कैसे बचाओगी और कैसे मारोगी, और दूसरी तालीम है डांस की जिसे हम बैले कहते हैं। बैले तुम्हें दूसरी दुनिया दिखाएगी। जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही हमारे तालीम के दो पहलू हैं। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि ईव बड़ी हो गई है और वो बैलेरिना की प्रैक्टिस कर रही है। ये प्रैक्टिस इतनी कठिन होती है कि पूरे फ्लोर पे खून लगा होता है। बार बार नीचे ईव गिरती रहती है। डायरेक्टर उसके सामने होती है, कहती है कि अपने पैरों को साफ करो, कल फिर से प्रैक्टिस की शुरुआत होगी। अब ईव चली आती है अपने कमरे में। तब हम उसकी दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है तातियाना। वो उससे कहती है कि तुम बहुत ही बेहतरीन डांसर हो, पता नहीं मैं तुम्हारी जैसी डांसर कब बन पाऊंगी। तातियाना कहती है कि तुम ऑलरेडी मुझसे बेटर हो, तुम लड़ने में मुझसे माहिर हो और वो चीज तुम्हारे लिए ज्यादा कारीगर। और फिर से इनके ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाती है। इन्हें हर तरीके से लड़ना सिखाया जाता है, चाहे वो हथियार हो चाहे वो कॉम्बैट हो। हथियार में बैलेरिना बहुत माहिर है, मगर तातियाना कमजोर है। वो डांस में जितनी ही अच्छी है लड़ने में उतनी ही बुरी है। एक दिन ईव की फाइटिंग हो रही होती है एक लड़के के साथ, जो लड़का उसे बड़ी बेरहमी से मार के गिरा देता है। तब नोगी उससे जाकर के कहती है कि तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? ईव कहती है कि ये लड़का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तब नोगी कहती है कि तुम पहले ही अपने दिमाग में हार चुकी हो। उसे स्ट्रॉन्ग मान करके उसे अपने बराबरी का मानो और लड़ो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक लड़की की तरह लड़ो। इस चीज को सुनने के बाद ईव के अंदर जोश आता है। वो इस लड़के को बड़ी बेरहमी से मारती है। कुछ महीनों के बाद वो देखती है कि तातियाना गायब हो गई। वो सीधा पहुंचती है डायरेक्टर के पास और पूछती है कि तातियाना कहाँ गई। डायरेक्टर बताती है कि वो एक असैसिन बनने के लायक नहीं थी, उसकी रुचि सिर्फ बैलेरिना में थी, तो हमने उसे डांसर बनने भेज दिया। तुम्हारी रुचि असैसिन में है, इसलिए हम तुम्हें अभी भी ट्रेन कर रहे हैं। ईव कहती है कि अब मैं तैयार हूँ, मुझे मेरा मिशन चाहिए। डॉक्टर कहती है कि अभी तुम पूरी तरीके से तैयार नहीं, तुम्हारी आखिरी परीक्षा बाकी है। फिर ये लोग लेकर के जाते हैं ईव को बेसमेंट में। वो देखती है कि यहाँ पर एक टेबल है और टेबल के दोनों तरफ बंदूकों के पार्ट्स को रखा गया है, यानी कि इन्हें असेंबल करना पड़ेगा। तभी वो देखती है कि यहाँ पर एक लड़की को लाया जाता है।
वो लड़की उसके सामने बैठ जाती है और कहती है कि मैं भी रस्का रोमा के लिए काम किया करती थी, लेकिन एक दिन मैंने इनका ऑर्डर नहीं माना, तो अब ये लोग मुझे यहाँ पर मारने के लिए लाए हैं। हम दोनों में से जो पहले ही गन को असेंबल करती है, मगर वो गोली नहीं चलाती। पर लड़की जैसे ही गन को असेंबल करती है, वो ईव की तरफ पॉइंट करती है ट्रिगर दबाने के लिए, मगर इससे पहले ईव उसे मार देती है। अब वो पूरे समय इन्हीं चीजों के बारे में सोच रही है। तभी वो देखती है कि सारी लड़कियां बाहर देख रही है। जैसे ही वो बाहर आती है, सारी लड़कियां बताती हैं कि यहाँ पर जॉन विक आया हुआ है। तब हम देखते हैं जॉन विक को, वो ट्रैक्टर से बात कर रहा है, मगर वो यहाँ से जा पाता उससे पहले ईव उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि क्या तुम ही बाबा यागा हो? वो कहता है कि हाँ। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी तरह कातिल बनना है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, तुम ऑलरेडी एक कातिल बन गई हो। ईव कहती है कि मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना है। तुम कैसे बाहर निकले थे? जॉन विक कहता है कि दरवाजा हमेशा से खुला था, अभी भी खुला हुआ है, तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कहाँ जाना है। इतना कह के वो निकल जाता है। अगले दिन ईव को नोगी बताती है कि तुम्हारे लिए एक आखिरी मिशन है। फील्ड में जाने से पहले वो उसे रबर की बुलेट्स देती है और बताती है सियोंग नाम के आदमी के बारे में, जो पार्क नाम की लड़की को मारने वाला है। पार्क नाम की लड़की क्लब में मिलेगी। ईव को वहाँ जाना है और उस लड़की को बचाना है सियोंग से, मगर वो असली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसे रबर बुलेट्स ही मिले हैं। ईव पहुंच जाती है क्लब में और उसकी नजर पड़ती है उस लड़की पे। तभी वो देखती है कि सियोंग भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ आते ही वो उस लड़की को लेकर के जाने लगता है। तभी ईव उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि लड़की को छोड़ो। इस बात को सुनते ही उसके गार्ड टूट पड़ते हैं ईव पे। इनके बीच घमासान लड़ाई होती है। चारों तरफ से लोग ईव को मारना चाहते हैं, लेकिन ईव उन्हें मार नहीं सकती। उसके पास सिर्फ रबर की बुलेट्स हैं। वो एक के बाद एक सबसे लड़ते रहती है। पहले सारे गार्ड्स को बेहोश करती है, फिर वो लड़ती है सियोंग से। सियोंग भी एक अच्छा फाइटर है, मगर वो ईव के सामने टिक नहीं पाता। अंत में ईव उसे नीचे गिराती है, मगर उसे जान से नहीं मारती और पार्क को लेकर के निकल जाती। उसने अपने आखिरी टेस्ट को भी पास कर लिया है। तब उसके पीठ पे बनाया जाता है रस्का रोमा का टैटू, यानी अब वो ऑफिशियल रस्का रोमा की मेंबर है और यहीं के असैसिन के नाम से जानी जाएगी। अब समय ऐसे ही बीतता है और हमारे सामने आता है 2 महीने बाद का दृश्य। हम देखते हैं कि ईव एक कातिल बन चुकी है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है और लोगों को मारती है। अभी अभी उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया है। वो अपने टारगेट की फोटो भेजती है और उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। मगर यहाँ से निकलने के बाद वो जैसे ही आकर के अपने कार में बैठती है, एक दूसरी कार आकर के ठोक देती है उसकी कार को और वो लोग कार को घसीटते जा रहे हैं। तभी बाहर आती है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है उन लोगों पे। जब उनकी तरफ से कोई भी हलचल नहीं होता, तब वो जाती है उनकी कार के पास। तभी एक आदमी बाहर आकर के हमला कर देता है उसके ऊपर। बहुत देर तक ये लोग लड़ते रहते हैं, मगर अंत में ये उसे मार देती है। मारने के बाद उसकी नजर पड़ती है इस आदमी के हाथ पे, जिसपे एक निशान है। निशान देखते ही उसे याद आता है कि जिन लोगों ने उसके पिता को मारा था, उनके हाथ पर भी ऐसे ही निशान थे। तब वो इस आदमी का हाथ लेकर के पहुंचती है डायरेक्टर के पास और उससे पूछती है कि मुझे इनके बारे में जानना है, आखिर ये लोग हैं कौन। डायरेक्टर कहती है कि तुम्हें क्यों जानना है। तब वो बताती है कि इन्हीं के रास्ते में नहीं आएंगे और अगर ये लोग आए तो हमारे बीच एक जंग होगी और मैं नहीं चाहती कि कोई भी जंग हो। तुम्हारी माँ भी इन्हीं का हिस्सा हुआ करती थी, वहीं से सारी कहानी की शुरुआत हुई। उन लोगों ने तुम्हारी माँ को मारा और तुम्हारे पिता को भी मार दिया। इन बातों को सुनने के बाद ईव हाथ को उठाती है और सीधा पहुंचती है कॉन्टिनेंटल होटल और चेक इन करने के बाद पहुंच जाती है विंस्टन के पास। फिर वो विंस्टन को कहती है कि मुझे इस कल्ट के बारे में सारी जानकारी चाहिए। विंस्टन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता। तब वो उसका मेडालियन उसे देती है, यानी कि विंस्टन को हर चीज बतानी पड़ेगी। वो मेडालियन लेता है और कहता है कि ये कल्ट है। इनका एक पूरा का पूरा टाउन है डेनमार्क में, जहाँ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, मगर उनका एक आदमी पराग के कॉन्टिनेंटल होटल में ठहरा हुआ है। उसका नाम है डैनियल पाइन। विंस्टन कॉल करता है और डैनियल की सारी जानकारियां निकलवा लेता है। यहाँ पर ईव को पता लगता है कि डैनियल के सर पे $2 मिलियन का इनाम है। वो उसकी फोटो लेती है और पहुंच जाती है पराग। वहां जाते ही चेक इन करने के बाद वो डैनियल के कमरे के बगल वाला कमरा लेती है। तभी यहाँ पर हम एक और कातिल को देखते हैं जिसका नाम है लीना। लीना बड़े ही ध्यान से ईव को देख रही है। वो अपने स्नाइपर को कहती है कि कमरे पे नजर रखो। तब हमें पता लगता है कि लीना कल्ट की मेंबर है और कल्ट वाले यहाँ पर डैनियल को मारने आए हैं। थोड़ी देर के बाद स्नाइपर बताता है कि जो लड़की नीचे आई थी अभी वो जा रही है डैनियल के कमरे में। वो मेरे निशाने पे है, क्या मैं उसे शूट कर दूं? लीना कहती है कि नहीं, अब वही लड़की हमारा काम करेगी। वो अंदर जाएगी और मार देगी डैनियल को। दूसरी तरफ जैसे ही ये अंदर घुसती है, उसकी नजर पड़ती है डैनियल की बेटी पे जिसका नाम है ईला। तभी पीछे से आकर के डैनियल बंदूक तान देता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, यहाँ से चली जाओ। इन दोनों को देखने के बाद ईव को अपना बचपन याद आ जाता है। वो कहती है कि मेरे पिता भी ऐसे ही कल्ट से भागा करते थे मुझे लेकर के। डैनियल कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो, जाओ यहाँ से। तभी स्नाइपर लीना को कहता है कि वो लड़की नहीं मारने वाली डैनियल को। लीना तब तुरंत बाउंड्री डबल कर देती है। अब डैनियल के सर पे $4 मिलियन का इनाम है। इस चीज को देखते ही सारे के सारे असैसिन पहुंच जाते हैं डैनियल के दरवाजे पर, मगर अब डैनियल भी तैयार है। चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। ईव भी इनकी मदद कर रही है। एक एक करके लोग अंदर आते जाते हैं और ये लोग सबको मारने लगते हैं। सबको मारने के बाद जब ये लोग लिफ्ट से नीचे आ रहे होते हैं, तभी डैनियल ईव से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम इला को लेकर के जाओ, मैं उन सबको रोकता हूँ। अगर हम एक साथ रहे तो वो लोग इला को भी मार देंगे। ईव मान जाती है
और इला को लेकर के जाने लगते हैं और डैनियल उनसे लड़ने लगता है, मगर लड़ते लड़ते वो जैसे ही बाहर आता है वो लोग उसे शूट कर देते हैं। तभी ईव आती है उसकी मदद के लिए, मगर उसी वक्त लीना आकर के उसके सर पे हमला करती है और इला को लेकर के जाने लगती है। जाते समय वो बात करती है चांसलर से कि उन्हें एक लड़की मिली थी। चांसलर कहता है कि तुमने उस लड़की को मारा या नहीं। वो कहती है कि मैंने कॉन्टिनेंटल वालों के हवाले कर दिया है उसे, वो उसे खुद मार देंगे। तभी हमारे सामने कॉन्टिनेंटल होटल का दृश्य आता है। यहाँ पर गोली चलाना या किसी को भी मारना इनके नियमों के खिलाफ है। वो सबको कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, तुम लोगों ने लोगों को मारा है अंदर। ईव कहती है कि मैंने लड़ाई की शुरुआत नहीं की, मैं बस अपनी जान बचा रही और मैंने किसी को भी नहीं मारा है। इस बात को सुनते ही वो लोग बाकी सारे लोगों को मार देते हैं और ईव को कहते हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखी, तुमने किसी को नहीं मारा इसलिए तुम जिंदा हो, मगर अंदर तुमने गोली चलाई, ये भी नियमों का उल्लंघन है। अब से तुम्हें इस होटल से बैन किया जाता है, तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे। ईव मान जाती है और सीधा पहुंचती है एक गन की दुकान पे, जिस दुकान का मालिक है फ्रैंक नाम का आदमी। वो फ्रैंक को कल्ट का सिंबल दिखाती है और कहती है कि मुझे इनके बारे में जानना है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कोई जानकारी नहीं दे सकता। तब वो कहती है कि बंदूकें तो तुम मुझे दे ही सकते हो। फिर वो उसे लेकर के जाता है बेसमेंट। तभी यहाँ पर कल्ट वाले हमला कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि ईव अभी भी जिंदा है। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। फ्रैंक भी घायल हो जाता है, मगर अब ईव एक एक करके सबको मार रही है। लोग आते जाते हैं और वो सबको मारती जाती है क्योंकि हर तरफ उसे हथियार मिल रहे हैं। सबको मारने के बाद जब फ्रैंक बाहर आता है तो अपनी दुकान की हालत देख करके गुस्सा हो जाता है और मैप निकाल करके बताता है कि कल्ट वाले कहाँ पे रहते हैं। डेनमार्क में एक छोटा सा टाउन है जो बर्फ से ढका हुआ है। इन सब का गिरोह वहीं पे रहता है। वो ईव को सबसे खतरनाक हथियार देता है और अपनी पसंदीदा कार। ईव पहुंच जाती है वहाँ पे। जाते समय उसकी नजर पड़ती है बैलेरिना टॉयज पे, जैसा उसके पिता ने उससे गिफ्ट में दिया था। जैसे ही वो दुकान के अंदर जाती है उसे पता लगता है कि एक कैफे के साथ साथ बार भी है। वो बारटेंडर के पास जाकर के ड्रिंक मांगती है। तो धीरे धीरे करके यहाँ से सारे लोग भागने लगते हैं। तभी एक आदमी आता है दरवाजे। वो जैसे ही अपनी बंदूक निकालता है उससे पहले ईव उसे शूट कर देती है और जाती है ऊपर। तभी वो देखती है कि बारटेंडर ने भी उसके ऊपर हमला कर दिया है। तब वो उससे लड़ती है। इनके बीच बहुत देर तक घमासान लड़ाई होती है, मगर ईव उसका भी काम तमाम कर देती है और एक एक करके लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं और ये सारे के सारे असैसिन हैं। ईव सबका मुकाबला करती है। सबको मारते मारते वो भी घायल हो चुकी है। वो जैसे ही बाहर आती है जसप्रीत नाम का आदमी उसे देख लेता है जो यहाँ का वॉचर है और वो चांसलर को बता देता है कि ईव यहाँ पर आ चुकी है। तब यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है। सारे लोग अपने अपने बच्चों को घर के अंदर डालते हैं और बंदूकें लेकर के निकल जाते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा टाउन कातिलों से भरा पड़ा है। सब अब हर तरफ ईव को ढूंढ रहे हैं। एक वक्त के बाद सारे लोग उसे घेर लेते हैं और यहाँ पे लेना आती है। तभी लेना की नजर पड़ती है ईव के टैटू पे, जिससे उसे पता लग जाता है कि वो रास्का रोमा की मेंबर है। फिर वो उसके सर पे मार के ले आती है चांसलर के पास। तभी हम देखते हैं चांसलर बात कर रहा है इला से। यहाँ पर हमें पता लगता है कि डैनियल चांसलर का बेटा है और इला उसकी पोती। वो उससे कहता है कि तुम्हारे पिता मुझे तुमसे दूर करना चाहते थे, लेकिन अब से तुम मेरे साथ रहोगे। इला कहती है कि मैं आपसे नफरत कर। इसी बीच ईव को होश आ जाता है। तब उससे आकर के चांसलर बात करता है और कहता है कि कई साल पहले मैं डायरेक्टर से मिला था। हमारे बीच डील हुई थी कि रास्का रोमा कभी भी मेरे रास्ते में नहीं आएगा, मगर अब वो डील खत्म हो चुकी है। तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। ईव कहती है कि रास्का रोमा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों ने मुझे यहाँ पे नहीं भेजा, मैं अपनी मर्जी से आई। चांसलर कहता है कि आखिर क्यों? तब वो कहती है क्योंकि तुमने मेरे सामने मेरे पापा को मारा था। उनका नाम था जेवियर। इस बात को सुनने के बाद चांसलर हक्का बक्का रह जाता है और वो पहुंचता है सीधा लीना के पास और उससे कहता है कि ईव तुम्हारी बहन है। लेकिन अब लीना जाती ईव के पास, उससे पहले वो बाकी लोगों को मार करके भागने लगती है। तब लीना भी उसके पीछे भागती है। भाग करके लोग पहुंचते हैं एक कमरे में। ईव जैसे ही उस पर बंदूक तानती है, लीना कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन, हम लोग यहीं पर रहते थे, बचपन में एक साथ खेलते थे, मगर एक रात पापा तुम्हें लेकर के भाग गए और उन्होंने मुझे यहीं पर छोड़ दिया। अब तुम वापस आ गई हो, हम पहले की तरह रह सकते हैं, यही हमारा घर है। ईव कहती है कि ये हमारा घर नहीं है, इन लोगों ने हमारे पापा को मारा है। तुम इस चीज को भूल सकती हो, मैं नहीं। और अगर तुम मेरी बहन हो तो अब तक तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? अब तक तुम कहाँ पे थी? लीना कहती है कि मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो। अभी इनकी बातें चली रही होती है। तभी बाहर से लोग बताते हैं कि लीना और ईव दोनों एक साथ हैं। वो कहता है कि उनके ऊपर बॉम्ब फेंको, दोनों को मार दो। अब जैसे ये लोग बॉम्ब फेंकते हैं, ईव भाग जाती है, मगर लीना बॉम्ब के चपेट में आ जाती है। ईव देखती है कि लीना अपनी आखिरी सांसें ले रही है। आखिरी वक्त में वो माफी मांगती है कि वो उसे ढूंढने नहीं आई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में वो अपने परिवार के किसी सदस्य से इतने सालों के बाद मिली थी और चांसलर ने उसे भी मार। वो एक तलवार उठाती है और एक एक करके सबको काटना शुरू कर देती है। सबको काटने के बाद वो वॉकी टॉकी में चांसलर से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आ, तुम्हारी मौत के साथ ही ये खेल खत्म होगा। तब चांसलर सीधा कॉल करता है डायरेक्टर के पास और उससे कहता है कि तुम्हारी एक सासी यहाँ पर आई जो डील तोड़ रही है। अगर रात 12 बजे तक वो यहाँ से वापस नहीं गई तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा। डॉक्टर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने सबसे खतरनाक आदमी को भेज रही हूँ। 12 बजे से पहले वो उसे खत्म कर देगा। अब जैसे ही रात के 12 बजते हैं, यहाँ पर जॉन विक आता है, जिसे देखने के बाद चांसलर खुश हो जाता है और कहता है कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाबा यागा आ चुका है। अब जॉन विक पहुंचता है ईव के पास
और उसे समझाता है कि इस लड़ाई को यहीं पर रोक दो, मगर ईव नहीं मानती और गोलियां चलाने लगती है जॉन पे। मगर जॉन यहाँ पे मारना नहीं चाहता ही, वो बार बार उसे पकड़ता है और गिरा देता है नीचे और कहता है कि अभी भी वक्त है, मान जाओ। लेकिन वो नहीं मानती और फिर से हमला करती है। एक वक्त के बाद जब जॉन उस पर बंदूक तान देता है तो कहती है कि चांसलर ने मेरे पिता को मारा था, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, मगर उसे बिना मारे मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। फिर जॉन अपनी घड़ी देखता है और कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है, अगर 12 बजे से पहले तुमने चांसलर को मार दिया तब तुम यहाँ से भाग सकती हो, और अगर ये नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ईव उसका शुक्रिया अदा करती है और निकल पड़ती है चांसलर को मारने के लिए। अब वो हर तरफ लाशें बिछाते जा रही है। जैसे ये बात चांसलर को पता लगती है, वो पूरे टाउन को अलर्ट कर देता है कि सबके सब सड़क पे आ जाए और उस लड़की को मार गिरा है। देखते ही देखते ये लड़ाई चाकू और बंदूकों से बहुत आगे निकल जाती है। अब ईव अपने लिए एक नया हथियार चुनती है जो कि एक फायर गन है। अब वो लोगों को जला के मार रही है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चीखें हैं। जैसे ये बात चांसलर तक पहुंचती है, यहाँ पे जसप्रीत आता है और कहता है कि आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप यहाँ से निकल जाएं। वो कहता है कि इला को लेकर के आओ और गाड़ी तैयार करो, उसके साथ साथ सबको अलर्ट कर दो, जॉन विक ने हमें धोखा दिया है, उसे भी ये लोग मारते। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईव को। वो देखती है कि चांसलर के एक आदमी के पास भी फायर गन है और इसकी फायर गन का ईंधन खत्म हो चुका है। जैसे ही वो फायर गन लेकर के आगे बढ़ता है, ईव अंदर जाकर के फायर ब्रिगेड वाला वाटर पाइप ले आती है। वो आगे से आग छोड़ता है और ईव यहाँ से पानी छोड़ती है, मगर एक वक्त के बाद पानी खत्म हो जाता है। अब वो आदमी खड़ा है उसके सामने, मगर वो जला करके उसे मारता उससे पहले फायर गन के गैस पे जॉन गोली चलाता है। तब उस आदमी की भी मौत हो जाती है। ईव इन चीजों को देखने के बाद एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती है जॉन का। दूसरी तरफ अब जॉन पर भी लोग टूट पड़े हैं, मगर उन्हें पता नहीं है कि उनका सामना किससे हुआ है। जॉन के सामने कोई नहीं टिक पाता, वो सबको वहीं पर ढेर कर देता है। तभी ईव देखती है कि चांसलर भाग रहा है। वो उसकी कार पर गोली चलाती है। तब चांसलर आता है बाहर और कहता है कि तुम्हारी माँ की पैदाइश यहीं पे हुई थी, वो यहीं की थी और मैं चाहता था कि तुम्हारी माँ यहीं पर रहे, मगर तुम्हारे पिता ने हम सबके साथ गद्दारी की और भागने लगे। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, रस्का रोमा तुम्हारे खिलाफ हो गया है, तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं सारी चीजों को भूलने के लिए तैयार हूँ। मगर ईव अब उसकी बातों में नहीं आने वाली। वो सीधा चांसलर के भेजे में गोली मारती है और आगे बढ़ती है इला को गाड़ी से बाहर निकाल। तभी जॉन के पास डायरेक्टर का कॉल आता है और डायरेक्टर कहती है कि क्या तुमने उसे मार दिया? वो कहता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, उसने चांसलर को मार दिया। इस बात को सुनने के बाद डायरेक्टर आश्चर्यचकित रह जाती है। ईव सीधा इला को लेकर के पहुंचती है कॉन्टिनेंटल, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी डैनियल जिंदा है। वो उसे उसके हवाले कर देती है और जाते समय विंस्टन से मिलकर निकलती है। कुछ महीनों के बाद उसे हम देखते हैं एक जगह बैले की परफॉर्मेंस देखते हुए, और परफॉर्मर कोई और नहीं बल्कि तातियाना है। तभी उसके फोन पे संदेश आता है कि उसके ऊपर $5 मिलियन का बॉन्डी रखा गया है।